ये आज हम जानते हैं किसी भी देश का इस्लामीकरण कैसे होता है, आखिर ये काम कैसे करता है। डॉक्टर पीटर हेमंड अपनी पुस्तक स्लेवरी, टेररिज्म और इस्लाम में बताते हैं कि किसी देश में अपने तथाकथित धार्मिक अधिकार की मांग वाले आंदोलन शुरू करने के लिए जब मुसलमानों की संख्या पर्याप्त हो जाती है तब किस तरह उस देश का इस्लामीकरण होता है। जब राजनीतिक रूप से शुद्ध और सांस्कृतिक रूप से भिन्न समाज उचित अधिकार देने को तैयार हो जाते हैं तो मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारों की मांग करने लगते हैं और इस अधिकार की आड़ में वे अन्य कई तरह की छूट हासिल कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये होता कैसे है। प्रकाशित स्रोत CIA, द वर्ल्ड फैक्ट बुक 2007। किसी देश में मुसलमानों की जनसंख्या जब तक 1% के आसपास होती है वे शांति प्रिय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में दिखाई देते हैं और किसी के लिए खतरा नहीं होते हैं। वास्तव में ये लेखों और फिल्मों में अपनी रंग बिरंगी विशेषता में रमे समुदाय के चित्रण के रूप में स्थान पा सकते हैं। अमेरिका 1.1%, ऑस्ट्रेलिया 1.5%, कनाडा 1.9%, चीन 1.0%, इटली 1.5%, नॉर्वे 1.8%। जब इनकी आबादी 2 और 3% हो जाती है तो ये अन्य नृजातीय अल्पसंख्यकों और असंतुष्ट समूहों खासकर जेलयाफ्ता या अपराधी गिरोहों के सदस्यों को फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने लगते हैं। फिनलैंड 2.7%, रिपब्लिक ऑफ कांगो 2%, माल्टा 2%, स्पेन 4%। जब इनकी आबादी 5% हो जाती है तो उस स्थान की जनसंख्या में अपने अनुपात के हिसाब से अत्यधिक प्रभाव का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये हलाल इस्लामी मानकों से तैयार खाने पर जोर देने लगते हैं। इसके बाद खाद्य पदार्थों को तैयार करने में मुसलमानों को नौकरी पर रखवाने लगते हैं। ये सुपरमार्केट चैन पर हलाल सामान रखने का दबाव बनाने लगते हैं और ऐसा न करने पर धमकी भी देते हैं। फ्रांस 5%, फिलीपींस 5.57%, स्विट्जरलैंड 5%, नीदरलैंड्स 5%, त्रिनिदाद टोबैगो 6%। इतना होने पर ये सरकार पर अपने लिए इस्लामी कानून शरिया लागू करवाने के लिए दबाव डालने लगते हैं। इस्लाम का अंतिम लक्ष्य दुनिया का धर्मांतरण करना नहीं बल्कि पूरे विश्व को शरिया कानून के तहत लाना है। जब मुसलमानों की आबादी 10% पर पहुंच जाती है तो ये अपनी हालत के बारे में शिकायत करने के साधन के रूप में उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। कोई भी गैर इस्लामी कार्य जिससे इस्लाम आहत हो उस पर धमकियां देने लगते हैं। गुयाना 10%, भारत 15%, इजराइल 18% और स्वीडन इसका बेहतरीन उदाहरण है। 20% पहुंचने पर छोटी छोटी बात पर दंगा करने लगते हैं, जिहाद के लिए आतंकी संगठन बनाते हैं, यहाँ वहाँ हत्याएं करते हैं, मंदिर गिरजाघर यहूदियों के उपासना स्थल और दूसरे धर्मों के पूजा स्थल जलाते हैं। इथियोपिया 31%, साइप्रस 25.5%, घाना 19.9%, लाइबेरिया 20%, मलावी 20%। जब मुसलमान 40% से अधिक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये नरसंहार करने लगते हैं, लगातार आतंकी हमले करते हैं और गृहयुद्ध छेड़ देते हैं। बोस्निया 50.7%, चैड 58%, लेबनान आइवरी कोस्ट 42.9%, एरिट्रिया 51.6%, गिनी बिसाऊ 46.1%। 60% से ऊपर होने पर मुसलमान निरंकुश होकर गैर मुस्लिमों और दूसरे धर्मों के लोगों की हत्याएं करने लगते हैं, छिटपुट जातीय नरसंहार करने लगते हैं, हथियार के रूप में शरिया कानून का प्रयोग करते हैं, इस्लाम नहीं मानने वालों पर जजिया कर लगाते हैं। अल्बानिया 58.8%,
मलेशिया 61%, 80% होने के बाद मुसलमान शासन सत्ता के माध्यम से जातीय समूहों का सफाया और नरसंहार कराते हैं। बांग्लादेश 90%, पाकिस्तान 97.0%, इजिप्ट 90%, गाजा 90%, इंडोनेशिया 86.7%, ईरान 99.4%, इराक 95.7%, जॉर्डन 97.2%, मोरक्को 90%, फिलिस्तीन 90%, सीरिया 85%, तजाकिस्तान 98%, तुर्की 99%, संयुक्त अरब अमीरात 85%। जब मुसलमान 100% हो जाते हैं तो उसे दार उल इस्लाम कहते हैं। यहाँ मुस्लिम मानते हैं कि पूरी तरह शांति होगी क्योंकि हर व्यक्ति मुसलमान है। अफगानिस्तान 100%, सोमालिया 100%, यमन 100%। तो क्या 100% मुसलमानों के होने के बाद उस देश में शांति आ जाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। खून की प्यास बुझाने के लिए मुसलमान तमाम बहाना लेकर मुसलमानों को ही मारना शुरू कर देते। इसे बेहतर तरीके से समझे तो जब सब मुस्लिम हो जाते हैं तो ये लोग एक दूसरे को ही काफिर बताकर मारना शुरू कर देते हैं। मुसलमानों का विश्वास है कि जिस देश में सब मुस्लिम हो जाते हैं या जिस देश में शरिया लागू हो जाता है उस देश में शांति आ जाती है और वह दार उल इस्लाम कहलाता है। उनका मानना है शरिया सबसे बेहतरीन कानून है, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आतंकवाद से प्रभावित दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची को देखिए, वहां लगभग सभी का सफाया करने के बाद ये आपस में लड़ते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक देश 2022 कंट्री 1 अफगानिस्तान, 2 सीरिया, 3 साउथ सूडान, 4 यमन, 5 इराक, 6 सोमालिया।